That's my news at 5. लेट्स माइक न्यूज एट 5। सारी दुनिया की खबरें, साथ ही दुनिया भर के अखबारों का नजरिया और डे स्पेशल में जिक्र आज सुनील दत्त का। तो इस वक्त की हेडलाइंस और खबरों के साथ मैं अरिंदम। प्रधानमंत्री ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी, कहा जम्मू कश्मीर के लोगों ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया। साथियों, चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे हो या पश्मीना शॉल, यहां का हस्तशिल्प अब आसानी से देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में आना जाना भी बहुत आसान होगा। साथियों, मैं यहां संगलदान के एक स्टूडेंट का अखबार में कमेंट पढ़ रहा था। उस स्टूडेंट ने कहा कि उसके गांव के उन्हीं लोगों ने अब तक ट्रेन नहीं देखी थी जो गांव से बाहर गए। गांव के ज्यादातर लोगों ने ट्रेन का सिर्फ वीडियो ही देखा था। उन्हें अब तक यकीन ही नहीं हो रहा कि असली ट्रेन उनकी आंखों के सामने गुजरेगी। मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत से लोग ट्रेनों के आने जाने का टाइम याद कर रहे हैं। एक और बिटिया ने बड़ी अच्छी बात कही। उस बिटिया ने कहा, अब मौसम तय नहीं करेगा कि रास्ते खुलेंगे या बंद रहेंगे। अब ये नई ट्रेन सेवा हर मौसम में लोगों की मदद करती रहेगी। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या का दावा, देश छोड़ने से पहले मिला था अरुण जेटली से, किंगफिशर एयरलाइंस की नाकामी के लिए मांगी माफी। I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport, and then I flew from Delhi to London. I was on my way to Geneva for a FIA World Council meeting, which was fixed months ago. I told the finance minister because I went from Parliament to Delhi airport. When this news hit the media, once again, it created a storm. Yeah. People went running to Mr. Jaitley. He denied meeting me. A Congress MP saw us and then said to the media, no, I saw them together. Mr. Jaitley had to retract his statement and say, yes, I met him, but only while I was walking. It was a fleeting meeting. I never said I went to Mr. Jaitley's office, sat in front of him, had tea with him. All I said is I told the finance minister while leaving, I'm going to London. I have to go to Geneva for a meeting. I'll be back. Please tell the banks to sit across the table and settle with me. How long does this take? This one sentence? A minute or two. चलते चलते बात हो सकती है ना? हाँ. मैं थोड़ी ना कहा कि मैं कुर्सी और मेज के सामने बैठ के डिस्कशन कर रहा था. But you see the way he denied it. Then when the Congress MP pointed out his mistake that he saw us, he quickly changed. But this is the problem with the media, particularly where I'm concerned. They conjure up stuff, they blow things well out of proportion. Okay, if it's good for their business, let them continue doing it. अलगाव के बाद ट्रंप और मस्क के बीच जुबानी जंग तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने जम्मू में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। ब्रिज के जरिए जम्मू और श्रीनगर दशकों के बाद रेल लिंक से जुड़ गए हैं। कई साल पहले घाटी को देश के अन्य हिस्सों से रेल नेटवर्क से जोड़ने का सपना देखा गया था।
वो अब जाकर साकार हुआ है। इससे कश्मीर वैली में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि व्यवसाय और कारोबार को भी नए पंख मिलने की उम्मीद है। पीएम यहां करीब 1 घंटा रहे। इस दौरान वे रेलवे के अफसरों और ब्रिज बनाने वाले कर्मचारियों से भी मिले। पीएम इंजन में बैठकर चिनाब आर्च ब्रिज से केबल स्टे अंजी ब्रिज तक पहुंचे। यहां उन्होंने रेलवे के अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे और कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने कहा कि हमारा पड़ोसी मानवता और मेलजोल का विरोधी है। इसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने समझ लिया है और दुनिया को कड़ा संदेश दिया है। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने दावा किया कि देश छोड़ने से पहले वे तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले थे और उनसे कहा था कि वे एक बैठक के लिए जेनेवा जा रहे हैं और वापस आएंगे, लेकिन उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण वे वापस नहीं आ पाए। माल्या ने खुद को चोर कहे जाने पर कहा कि मुझे भगोड़ा कह रहे हैं, लेकिन मैं भागा नहीं। मैं तय कार्यक्रम के तहत विदेश गया और वापस नहीं आया क्योंकि मेरे पास सही वजहें थीं। लेकिन मुझे चोर क्यों कहा जा रहा है? चोरी हुई कहां? उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की नाकामी पर पहली बार सार्वजनिक माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं किंगफिशर एयरलाइंस की विफलता के लिए सभी से माफी मांगता हूं। माल्या ने यह बयान बिजनेसमैन राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट में दिए हैं, जो कि शुक्रवार को रिलीज किया गया है। यह पॉडकास्ट 4 घंटे लंबा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को गया जी और राजगीर का 1 दिवसीय दौरा किया। पिछले 5 महीनों में यह उनका 6ठा बिहार दौरा रहा। इस बार उनका फोकस खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक पर केंद्रित रहा। राहुल गांधी ने अपने दौरे की शुरुआत गया जी एयरपोर्ट से की। फिर वे माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिजनों से मिले और उनके सामाजिक संघर्षों को सलाम किया। इस मुलाकात को अति पिछड़े वर्गों के बीच कांग्रेस के संवेदनात्मक जुड़ाव की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। गया जी में राहुल गांधी ने स्थानीय महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, आर्थिक हिस्सेदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। कांग्रेस के नारी न्याय अभियान को इस कार्यक्रम से और मजबूती मिली है। राजगीर में उन्होंने अति पिछड़ा सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। नीट पीजी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीट पीजी की परीक्षा 3 अगस्त को कराने की मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि परीक्षा एक पाली में कराने की घोषणा के बाद नीट पीजी एग्जाम स्थगित कर दिया गया था। ये परीक्षा पहले 15 जून को होने वाली थी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में एनबीई को कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स की ओर। दुनिया में क्या हलचल है, ये जानना भी जरूरी है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। रूस ने 6 जून की रात यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जिसमें राजधानी कीव के साथ ही देश के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया। यह हमला यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद हुआ है, जिसमें रूसी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा था। इसने रूसी बमवर्षक बेड़े के एक बड़े हिस्से को बर्बाद कर दिया था। एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन कॉल के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने रूसी हवाई ठिकानों पर ड्रोन हमले के लिए यूक्रेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का वादा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला सीईओ एलन मस्क के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। हाल ही एलन मस्क ने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर निशाना साधा था, जिसके बाद ट्रंप ने मस्क पर पलटवार किया। अब एलन मस्क ने ट्रंप के खिलाफ फिर हमला बोला है। मस्क ने अमेरिकी चुनाव में अपनी अहमियत याद दिलाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर 2024 के अभियान के दौरान उनका हाई प्रोफाइल समर्थन महत्वपूर्ण रहा। मस्क ने कहा कि वे सबसे अधिक दिखाई देने वाले और प्रभावशाली समर्थकों में से एक थे। मस्क ने दावा किया कि
कि ट्रंप उनके योगदान के बिना 2024 का चुनाव नहीं जीत पाते। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अगर उनके प्रयास नहीं होते तो डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा पर नियंत्रण बनाए रखा होता। का रेजिलियंस स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले क्रैश हो गया है। इसके साथ ही जापान का चांद पर उतरने का सपना 2 सालों में दूसरी बार टूटा है। जापान की निजी अंतरिक्ष फर्म आई स्पेस ने शुक्रवार को पुष्टि की कि उसका मानव रहित लैंडर चांद की सतह पर उतरते समय क्रैश हो गया। ये 2 सालों में जापान का चांद पर उतरने का दूसरा प्रयास था। इससे पहले 2023 में भी जापान का मून लैंडर लैंडिंग से ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रेजिलियंस नाम के लैंडर से संपर्क होने के कुछ घंटों बाद शुक्रवार को टोक्यो में कंपनी आई स्पेस ने बताया कि उनका मिशन नाकाम रहा। अमेरिका में भारतीय डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे शशि थरूर से उनके बेटे ईशान थरूर ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के बारे में सवाल पूछा। वॉशिंगटन पोस्ट में पत्रकार ईशान ने पूछा कि क्या किसी देश ने हमले में पाकिस्तान के शामिल होने का सबूत मांगा है, खासकर जब पाकिस्तान इनकार कर रहा है। इस पर शशि थरूर ने कहा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होते तो भारत ने जो कार्रवाई की वो नहीं की होती। बहुत सीधी बात है कि किसी को कोई शक नहीं था और हमसे किसी ने सबूत नहीं मांगा। हाँ, मीडिया ने 2-3 जगहों पर हमसे ये सवाल किया है। मैं बस ये कहूंगा कि अगर हमारे पास भरोसेमंद सबूत नहीं होता तो हमने कार्रवाई नहीं की होती। और अब लौटते हैं देश की कुछ और खबरों पर। बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने आरसीबी के सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर निखिल सोसाले को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। निखिल मुंबई भागने की तैयारी में था। वहीं क्यूबन पार्क थाना पुलिस ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 3 अधिकारियों को भी हिरासत में लिया है। इन अधिकारियों की पहचान किरण, सुमंत और सुनील मैथ्यू के नाम से हुई है। क्यूबन पार्क थाने में एसीपी प्रकाश इनसे पूछताछ कर रहे हैं। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के 2 अधिकारी सचिव शंकर और कोषाध्यक्ष जयराम फरार हैं। पुलिस ने बताया कि ये दोनों अपने घरों पर नहीं मिले और इन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। इससे पहले सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 8 अफसरों को सस्पेंड कर दिया था। बी दयानंद की जगह आईपीएस सीमंत कुमार सिंह को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज आम लोगों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में ½ की बड़ी कटौती का ऐलान किया। आरबीआई के इस फैसले से न सिर्फ होम लोन, ऑटो लोन और दूसरे कर्ज सस्ते हो सकते हैं बल्कि आम लोगों की ईएमआई में भी राहत मिल सकती है। आरबीआई ने कैश रिवर्स रेशियो में भी 1% की कटौती की घोषणा की, जिससे बैंकिंग सिस्टम्स में 2.5 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त नकदी आ सकती है। आरबीआई ने महंगाई दर, जीडीपी ग्रोथ के अनुमान और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर भी कई ऐलान किए। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिन में केसों की संख्या में 58 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5,364 पहुंच गई है। कोरोना 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। बीते 24 घंटों में 500 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1679 मामले हैं। इसके बाद गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596, दिल्ली में 592 और महाराष्ट्र में 548 एक्टिव केस हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी से अब तक 55 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 53 की मौत 15 दिन में हुई है। गुरुवार को दिल्ली में कोविड से 2 और मौतें दर्ज की गईं। इनमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल है। वहीं केरल में 2, कर्नाटक और पंजाब में 1-1 मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17 मरीजों ने जान गंवाई है। गुरुग्राम से गिरफ्तार की गई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देने के अपने आदेश में कहा कि उन्हें कोलकाता पुलिस द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट पर उसे धमकियां मिल रही हैं।
साथ ही कोर्ट ने पुलिस को उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने के मामलों में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि विदेश जाने पर इन्फ्लुएंसर को सीजेएम की इजाजत लेनी होगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी और उस दौरान मारे गए जर्नैल सिंह भिंडरावाले की पुण्यतिथि के मौके पर स्वर्ण मंदिर परिसर में एक बार फिर खालिस्तान समर्थक नारे गूंजे। शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख और सांसद सिमरनजीत सिंह मान जब स्वर्ण मंदिर पहुंचे तो वहां मौजूद समर्थकों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि हर साल ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धांजलि और विरोध कार्यक्रम होते हैं। इस बार भी स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारों से एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े टकराव या हिंसा की खबर नहीं है। बॉलीवुड एक्टर डीनो मोरियो एक बार फिर जांच एजेंसियों के राडार पर आ गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में उनके घर पर मीठी नदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापा मारा है। यह घोटाला राज्य में नदियों की सफाई के नाम पर हुए 65 करोड़ रुपए के कथित गबन से जुड़ा हुआ है। अभिनेता के अलावा ईडी ने इस मामले में मुंबई से लेकर केरल के कोच्चि तक कुल 15 स्थानों पर छापेमारी की है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। आज का अखबार के साथ जहां हम लाते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की चुनी हुई खास रिपोर्ट्स। द गार्जियन में छपे साइमन जेनकिंस के लेख में तर्क दिया है कि ब्रिटेन को अब गांजा को अपराध मानने की पुरानी नीति बदलनी चाहिए। यही बात लंदन के मेयर सादिक खान ने उठाई है। जेनकिंस कहते हैं कि गांजा की थोड़ी मात्रा रखने पर लोगों को अपराधी बनाना बेकार है। इससे ना तो समाज को फायदा होता है, ना ही पुलिस का काम आसान होता है। उल्टा इससे हजारों युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। लेख में बताया गया है कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी जैसे कई देशों ने गांजा को वैध किया है या कम से कम उस पर सख्ती बंद कर दी है। कई राज्यों में इसे टैक्स के तहत लाकर सरकार की कमाई भी बढ़ी है। लेकिन ब्रिटेन अब भी पुरानी सोच में अटका है। डॉन अखबार में पाकिस्तान में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि ए लेवल सहित कई परीक्षाओं में हाल ही में पेपर लीक की शिकायतें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये समस्या नई नहीं है। एमडी कैट और एएस लेवल के पेपर भी पहले लीक हो चुके हैं। रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि परीक्षाओं का महत्व बहुत ज्यादा होने की वजह से छात्र, अभिभावक और शिक्षक नतीजों को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का सहारा लेते हैं। परीक्षा बोर्डों ने इसे कई सुरक्षा उपाय किए हैं, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक पूरी तरह रोकना मुश्किल है। डॉन का मानना है कि पेपर लीक होने पर सिर्फ संस्थाओं को दोष देना समाधान नहीं है। इसके बजाय जरूरत है परीक्षाओं की हाई स्टेक प्रकृति को कम करने और दाखिले के लिए व्यापक मापदंड अपनाने की, जिससे छात्रों की प्रतिभा का संपूर्ण मूल्यांकन हो सके। डॉन अखबार में ही पाकिस्तान में बाल विवाह पर एक अहम रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि ये समस्या सिर्फ कानूनी नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक जटिलताओं से भी जुड़ी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में हाल ही में लागू हुए नए कानून में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है और बाल विवाह कराने वालों पर सख्त सजाएं तय की गई हैं। हालांकि सिंध में 2013 से ऐसा ही कानून लागू है, लेकिन 2014 से 2019 के बीच बाल विवाह के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट बताती है कि सिंध पुलिस द्वारा दर्ज 272 मामलों में सिर्फ 30 ही सजा तक पहुंचे। इससे साफ है कि सख्त कानून होने के बावजूद बाल विवाह पर रोक नहीं लग पाई है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि केवल सजाओं के सहारे इस समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता। जरूरत है लड़कियों की शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक समर्थन बढ़ाने की, ताकि वे अपने जीवन के फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकें और बाल विवाह जैसी प्रथाओं से बच सकें। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने 3 जून को लद्दाख के लिए नई नीतियां अधिसूचित की हैं, जिनका मकसद स्थानीय लोगों की भाषा, संस्कृति, जमीन और नौकरियों से जुड़ी चिंताओं को संबोधित करना है। इन उपायों में देशज लोगों के लिए 85% आरक्षण, महिलाओं के लिए पर्वतीय परिषदों में 1/3 सीटें और 15 साल का अधिवास नियम शामिल है।
हालांकि लद्दाख के नागरिक संगठनों का कहना है कि ये उपाय नाकाफी हैं। वे पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची में शामिल होने और लोक सेवा आयोग और एक और लोकसभा सीट की मांग कर रहे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि असली चिंता नौकरियों की है। 2019 के बाद से एक भी राजपत्रित पद नहीं भरा गया। रणनीतिक रूप से अहम इस क्षेत्र की भावनाओं को नजरअंदाज करना देश हित में नहीं होगा। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट में नेपाल में सोने पर लगे लग्जरी टैक्स से पड़ोसी देशों पर पड़ने वाले असर पर रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार नेपाल सरकार ने 2025-26 के बजट में सोना और सोने के गहनों की बिक्री पर 2% लग्जरी टैक्स लगाने का ऐलान किया है। इससे गोल्ड कारोबारियों ने नेपाल भारत, नेपाल चीन और खाड़ी देशों से सोने की तस्करी बढ़ने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि नेपाल में सोना केवल विलासिता नहीं बल्कि सांस्कृतिक और बचत का माध्यम है। पहले ये टैक्स केवल 10 लाख रुपए से ऊपर की खरीद पर था, लेकिन अब हर खरीद पर लगेगा। इस फैसले से भारत पर भी असर पड़ सकता है। भारत और नेपाल के बीच करीब 1770 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जहां आवाजाही बिना पासपोर्ट वीजा के होती है। ऐसे में संभावना है कि नेपाल में महंगे सोने की वजह से भारत से सोने की तस्करी बढ़ेगी। इससे भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बढ़ेगा और सीमा पर निगरानी सख्त करनी पड़ेगी। द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में यूके सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक गोलमेज कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने सेवानिवृत्ति के बाद जजों द्वारा सरकारी पद या राजनीतिक भूमिका स्वीकारने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं और जनता में संदेह पैदा करते हैं। CJE गवई ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने और उनके कुछ साथी जजों ने सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद को स्वीकार न करने का संकल्प लिया है ताकि न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनी रहे। उन्होंने ये भी माना कि न्यायपालिका में कुछ भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं जो संस्था की साख को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जजों द्वारा अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने की पहल को पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम कदम है। साथ ही कहा कि जज भी सार्वजनिक पदाधिकारी हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। उनके अनुसार केवल तेज, पारदर्शी और निर्णायक कार्रवाई से ही न्यायपालिका पर जनता का विश्वास बहाल किया जा सकता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 के मामले एक बार फिर सामने आ रहे हैं, लेकिन स्थिति चिंताजनक नहीं है। 2 जून तक कुल 3,961 मामले और 32 मौतें दर्ज हुई हैं, जो देश की विशाल आबादी को देखते हुए बहुत कम है। विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा संक्रमण ओमिक्रॉन के हल्के सब वेरिएंट्स के कारण हो रहे हैं, जो गंभीर बीमारी नहीं फैला रहे। फिर भी बुजुर्ग और सहरुग्णता से पीड़ित लोगों को सतर्क रहना जरूरी है, जैसे मास्क पहनना, हाथ धोना और बूस्टर डोज लगवाना। WHO की पूर्व वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने सलाह दी है कि कमजोर तबकों को बूस्टर देने की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में देश में कई जगह टीके और जांच किट की उपलब्धता सीमित है। रिपोर्ट कहती है सरकार को टीकों का भंडार बनाना चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं को सतर्क रखना चाहिए ताकि किसी संभावित लहर का प्रभाव कम किया जा सके। अभी घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। द टेलीग्राफ ने बांग्लादेश की राजनीतिक और आर्थिक हलचल पर एक संपादकीय दिया है, जिसमें चिंता जताई है कि देश गंभीर राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अंतरिम सरकार की स्थापना हुई है, लेकिन राजनीतिक विवाद और हिंसा के चलते सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। विशेष रूप से वस्त्र उद्योग में गिरावट आई है, जिससे बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। संपादकीय में बताया गया है कि चुनाव प्रक्रिया में देरी और राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। साथ ही कुछ राजनीतिक समूह संविधान में बड़े बदलाव और नई राजनीतिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, जिससे भविष्य और भी अनिश्चित दिखाई देता है। जनसत्ता अखबार ने बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ पर तीखा संपादकीय लिखा है, जिसमें आयोजन में भारी लापरवाही और अव्यवस्था की आलोचना की गई है। अखबार लिखता है कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास टीम की ऐतिहासिक जीत पर हजारों लोग जश्न मनाने जुटे, लेकिन भीड़ नियंत्रण की कोई ठोस तैयारी न होने के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हुए। संपादकीय में पूछा गया है कि आयोजकों और पुलिस को इस बात का अनुमान क्यों नहीं था कि जीत के बाद इतने बड़े पैमाने पर भीड़ जमा होगी। स्टेडियम की क्षमता 35,000 थी, लेकिन करीब 3 लाख लोग आ गए।
आखिर ये कैसे हुआ? सवाल उठता है कि इतने बड़े जश्न की अनुमति इतनी जल्दी क्यों दी गई, और जब मुफ्त पास बांटे जा रहे थे तो क्या भीड़ और जोखिम का सही आकलन किया गया? जनसत्ता ने इस घटना को खुशी के मौके को मातम में बदलने वाली त्रासदी बताया और कहा कि देश में खेल हो या धार्मिक आयोजन, भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था अक्सर नाकाफी रहती है, जिसकी कीमत लोगों की जान से चुकानी पड़ती है। अखबार ने ये भी कहा कि हर बार इन घटनाओं को दुर्घटना कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन लोगों की सुरक्षा, सीमित भीड़ और आयोजन की जिम्मेदारी तय करने पर कोई गंभीरता नहीं दिखती। जश्न को संयम और समझदारी से मनाने की जरूरत और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम की मांग करते हुए संपादकीय ने सवाल उठाया है, क्या हम हर बार सबक लिए बिना ऐसी ही त्रासदियों को दोहराते रहेंगे? वहीं नवभारत टाइम्स ने जातीय जनगणना को लेकर सरकार द्वारा तारीखों के ऐलान पर बदले की सियासत लिखा है। सरकार ने जातीय जनगणना की तारीख घोषित कर साफ कर दिया है कि इसे अब टालना नहीं है। ये प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी। अब मुख्य सवाल यह है कि आंकड़े कब सार्वजनिक होंगे, क्योंकि इनके आधार पर लोकसभा सीटों का परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण फैसले किए जाएंगे। 2011 की जातीय जनगणना में गड़बड़ियों के कारण आंकड़े कभी जारी नहीं किए गए थे। इस बार अगर गलतियां हुई तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जातीय जनगणना देश की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकती है। लोकसभा सीटों के पुनर्विन्यास पर करीब 50 साल से रोक लगी है, जो 2026 में खत्म हो रही है। नई जनगणना के आधार पर यह फैसला लेना अनिवार्य होगा। दक्षिण भारत को चिंता है कि उनकी सीटें कम हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने आबादी को नियंत्रित किया है, जबकि उत्तर भारत की सीटें बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही आरक्षण को लेकर भी विवाद बढ़ेगा, क्योंकि नई जाति आधारित जनगणना के बाद कई समूह अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करेंगे। लेकिन इस मामले में राजनीतिक और कानूनी चुनौतियां होंगी। संपादकीय का निष्कर्ष है कि ये जनगणना न केवल सामाजिक आर्थिक परिदृश्य बदलेगी, बल्कि आगामी चुनावों पर भी इसका असर होगा। लेट्स माइक आज का अखबार में इतना ही। नमस्कार। 6 जून हिंदी सिनेमा के उस नायक का जन्मदिन जो सिर्फ पर्दे पर हीरो नहीं था, वो असल जिंदगी में भी नायक था। नाम था सुनील दत्त। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पाकिस्तान के झेलम जिले के खुर्द गांव में हुआ था। उनका असली नाम था बलराज दत्त। सुनील दत्त ने 5 वर्ष की नन्ही उम्र में पिता को खो दिया था, जिसके कारण उनका बचपन काफी मुश्किलों भरा था। मां कुलवंती देवी ने किसी तरह बेटे की परवरिश की। बचपन बंटवारे की विभीषिका में बीता, जब घर, जमीन और यादें पीछे छूट गईं। उनकी मां के संघर्ष ने उन्हें सिखाया कि मुश्किलें चाहे जैसी हों, इंसान को झुकना नहीं चाहिए। बंटवारे के बाद उनका परिवार पंजाब के मंडी डबवाली में आकर बस गया। फिर पढ़ाई के लिए मुंबई आए। जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई की। सुनील जैसे तैसे मुंबई तो आ गए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। कोई कोई दिन ऐसा भी गुजरता था जब सुनील के पास खाने को कुछ नहीं होता था। इसी कारण सुनील ने पढ़ाई को जारी रखते हुए नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उस वक्त पेट पालने के लिए सुनील ने बस कंडक्टर की नौकरी भी की। इस नौकरी के दौरान ही सुनील को विचार आया कि जीवन में कुछ बड़ा करने की जरूरत है। सुनील दत्त ने कॉलेज खत्म करने के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले रेडियो जॉकी की जॉब भी की। उस वक्त सुनील रेडियो सैलॉन में हिंदी के सबसे पसंदीदा अनाउंसर के पद पर थे। बेहतरीन नौकरी होने के बाद भी सुनील के जहन में एक्टर बनने की चाह पनपने लगी और आगे चलकर इसने जुनून का रूप ले लिया। 1955 में फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से अभिनय की शुरुआत हुई। पहली फिल्म भले ही साधारण थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व काफी अलग था। 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें अमर कर दिया। इसी फिल्म में उन्होंने नरगिस जी के बेटे बिरजू का किरदार निभाया। दिलचस्प बात ये रही कि इस फिल्म में मां बेटे बने दोनों कलाकारों ने बाद में वास्तविक जीवन में पति पत्नी बनने का फैसला लिया। हुआ यूं कि फिल्म मदर इंडिया के दौरान सेट पर एक दिन आग लग गई। जब सारे लोग पीछे हट गए, सुनील दत्त आग में कूद पड़े और नरगिस जी को बचा कर लाए। यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई, प्यार की, भरोसे की और समर्पण की। 1958 में दोनों ने गुपचुप शादी की और फिर उनका साथ जीवन भर रहा।
इसके बाद सुनील दत्त ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक ऐसे अभिनेता बन चुके थे जिनकी 50 और 60 के दशक में हर फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इनमें साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान, पड़ोसन और भी कई फिल्में शामिल हैं। अपने आखिरी समय तक भी वह फिल्मों से जुड़े रहे। सुनील दत्त ने आखिरी फिल्म अपने बेटे संजय दत्त के साथ की, जिसका नाम था मुन्ना भाई MBBS। सुनील दत्त ने फिल्मों में अपना लोहा मनवाने के बाद राजनीति की दुनिया में कदम रखा। उस वक्त देश में मनमोहन सरकार थी और सुनील दत्त राज्यसभा सांसद बने। इसके अलावा उन्हें इसी सरकार में युवा और खेल विभाग के मंत्री पद का कार्यभार सौंपा गया। सुनील दत्त ने इस दुनिया में रहते हुए तमाम जरूरतमंद लोगों की मदद की। सुनील दत्त सिर्फ अभिनेता नहीं थे, उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा को प्राथमिकता दी। 1987 में उन्होंने सद्भावना यात्रा की, हाथ में तिरंगा लेकर मुंबई से अमृतसर तक 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा। जब पंजाब आतंकवाद से जूझ रहा था, उनका मकसद था दंगों से टूटी मानवता को जोड़ना, लोगों से मिलते, गले लगते और शांति का पैगाम देते। सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त जब नशे की गिरफ्त में आए तो एक पिता के तौर पर उन्होंने जो संघर्ष किया वो आज भी मिसाल है। उन्होंने संजय को विदेश में इलाज के लिए भेजा। जब संजय पर अवैध हथियार रखने का केस चला, सुनील दत्त संसद सदस्य रहते हुए भी अदालत में सिर्फ एक पिता की तरह खड़े दिखे। उनकी एक ही कोशिश थी, बेटे को सही रास्ते पर लाना, लेकिन कानून का सम्मान करते हुए। दत्त ने अपने बैनर अजय आर्ट्स के तहत कई यादगार फिल्में बनाई, जैसे रेशमा और शेरा, यादें, मंजिलें और भी हैं। यादें फिल्म तो गिनीज बुक में दर्ज है, दुनिया की पहली फीचर फिल्म जिसमें एक कलाकार है और वो थे सुनील दत्त। सुनील दत्त को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, पद्मश्री, बम्बई शेरिफ, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना सम्मान, दादा साहब फाल्के समेत बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है। नरगिस की मृत्यु कैंसर से होने के बाद उन्होंने नरगिस दत्त मेमोरियल फाउंडेशन की शुरुआत की। कैंसर पर एक फिल्म बनाई, दर्द का रिश्ता, और इससे हुई कमाई टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान में दे दी। टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में होने वाले भारत के पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अमेरिका से दवा मंगवाई। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और हॉलैंड से नरगिस दत्त मेमोरियल फाउंडेशन के जरिए 50 लाख अमेरिकी डॉलर इकट्ठा किए, जो उन्होंने भारत के तमाम अस्पतालों को कैंसर के इलाज के लिए दिए। उनकी एक खास बात थी, हर साल नरगिस जी की पुण्यतिथि पर एक रक्तदान शिविर लगवाना। वो मानते थे कि नरगिस अब भी सेवा के रूप में जीवित हैं। 25 मई को अचानक उनका निधन हो गया। उस वक्त वो सांसद भी थे और मंत्री भी। उनका जाना न सिर्फ सिनेमा बल्कि समाज, राजनीति और हर संवेदनशील दिल के लिए एक बड़ी क्षति थी। सुनील दत्त चले गए, लेकिन जो छाप छोड़ गए वो हर उस इंसान के लिए रास्ता बन गई जो दर्द में भी मुस्कुराना जानता है, जो संघर्ष में भी सेवा करना चाहता है। वो एक अभिनेता थे, लेकिन असली अभिनय उन्होंने जिंदगी में किया।